आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बीती रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच करीब 2 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने घर में मौजूद 11 लोगों को बंधक बना लिया और उनके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। सूत्रों के मुताबिक आरोपी कट्टे, तलवार और चाकू लेकर आए थे और उन्होंने अपने चेहरे पर नकाब व हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे ताकि पहचान छिपाई जा सके। बदमाशों ने घर के अंदर तोड़फोड़ करते हुए करीब 1.5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। परिजनों ने बताया कि सभी बदमाश बेहद संगठित तरीके से आए थे और परिवार के हर सदस्य को धमकाकर चुप करा दिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और इस पूरी वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा। 9 बजे दुकान हम लोग को बंद, सर हम लोग ऐसे ही 9 बजे दुकान हम लोग को बंद हुआ। हम लोग 9 बजे बंद किए, उसके बाद 10 बजे तक हम लोग खा पी के पूरा सो गए। अब ऐसे ही 1 बजे ऐसे ही हम लोग को चिड़िया को भुगतल लोग ऐसे ही उड़ा ना, तो पापा ऐसे बिल्ली आया है बोल के ऐसे दरवाजे को धीरे खोल के देखा ना, तो दरवाजे के पास 5, 6, 15 लोग ऐसे खड़े थे। जैसे हम लोग दरवाज़ा खोले ना, तो उसके बाद पापा का गला पकड़ लिए, गले में चाकू वाकू रख दिए, उसके बाद अंदर कर दिए कौन कौन है, कितने लोग हो, क्या क्या सामान है, पैसा वैसा सबको निकालो, ऐसा बोल के हम लोग को वो किया पापा लोग को। उसके बाद पापा लोग को लेके अंदर गए। अंदर जैसे पापा आवाज़ किया है वैसे ही हम लोग खोले दरवाजे। जैसे हम लोग दरवाज़ा खोले वैसे ही हम लोग के दरवाजे के सामने में खड़ा था। 1 बज रहे थे, हम तो सो गए हैं। रात के 1 बजे बनाएंगे 15-20 लड़का था। हम लोग कट्टर रखे थे, पिस्तौल भी रखे थे और वो गुत्ती बोलते हैं वो भी रखे थे, एक डंडा भी रखे। उसके बाद में दरवाजे जब मैं ऐसा खोला हूँ, फिर मेरे को पकड़ लिए। ये जो है हथियार लगा है उसको मेरे हाथ में, अब पकड़ लिए। मेरे को 4 आदमी पकड़े थे, वहाँ को भी पकड़े थे, इधर पे पकड़े थे। उसके बाद में इसमें गट्टर लगा दिए थे, एक पिस्तौल लगा दिया था यहाँ पे, कहीं पे चिल्लाओगे तो मार देंगे और कल के डेट में कहीं जगह रिपोर्ट भी करोगे तो तुम्हारा घर को देख लिए हैं। हम लोग बिहारी बच्चा है ना, एक बिहारी सब पे भारी। सोच लो, मुँहबान मतलब मुँहबान नहीं, मतलब गांठ से घुसाएंगे मुंह में निकालेंगे, ऐसा करके हम लोग को बोल के मत दिए थे। लगभग कितने लोग थे उन लोग 20 से कम नहीं थे सर। हम लोग क्योंकि 11 आदमी तो घर में था, तो एक के पास 2-2, 3-3 करके पकड़े हैं उन लोग। किस गाड़ियों में आए थे, किस साधन से? गाड़ी तो यहाँ पे नहीं आया था सर, मैं खाली उन लोग को पैदल देखा हूँ। मेरा अंगना में पूरा घुस गए थे। कैसे कद काठी रहा होगा लोगों का? मतलब किसी का 5 फीट, किसी का 6 फीट, किसी गिट्टा है, ऐसा टाइप का। ये अपना बालको क्षेत्र का मामला है। अभी कल रात की घटना है। सूचना मिली थी, पुलिस की टीम और साइबर की टीम, थाना प्रभारी और जो सीएसपी हैं वो वहाँ मौके पर उपस्थित हैं और जो भी साक्ष्य एकत्रित किया जाना है और जो गवाहों का बयान लिया जाना है तो वो भी किया जा रहा है। बाकी आगे जांच में जो चीज़ आएगी वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। कितने की लूट की बात आ रही है? देखिए अभी सब कुछ प्रारंभिक चरण में है। थोड़ी देर बाद आपको फिर जो क्लियर जानकारी दे दी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में स्थित छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव रेनखोला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। करीब 100 घरों वाला यह गांव चारों ओर से पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ है, जो इसे एक अलग ही सुकून भरा माहौल देता है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि शाम ढलने से पहले ही अंधेरा छा जाता है, क्योंकि ऊंची पहाड़ियाँ सूरज की रोशनी को ढक लेती हैं। रेनखोल में गर्मी ना मात्र की होती है। यहाँ की प्राकृतिक ठंडक इतनी सुखद है कि लोगों को पंखे या एसी की जरूरत नहीं पड़ती है। यह गांव न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए खास है, बल्कि यहाँ के लोगों की सरल और शांत जीवन शैली भी दिल को छू लेती है। जब पूरा देश गर्मी से बेहाल होता है, तब रेनखोल जैसे गांव प्रकृति की ठंडी राहत और सुकून की मिसाल बन जाता है। छत्तीसगढ़ जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य और जो खनिज संपदा है उससे भरपूर है। छत्तीसगढ़ में ऐसी कई सारी जगह हैं जो पर्यटन के लिए उपयुक्त है। शक्ति जिले में अगर आप देखा तो बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य हैं जिनको टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जा सकता है। आपने जिस गांव का नाम बताया वो एक अच्छी जगह है, इस पे विचार किया जा सकता है और एक डीपीआर बनाकर
इससे शासन को प्रेषित किया जा सकता है कि इसे भी जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाए। छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए बताया कि राज्य की छठा विधानसभा का 7वां सत्र 18 नवंबर 2025 मंगलवार को आयोजित होगा। यह सत्र एक दिवसीय होगा और इसमें मुख्य रूप से पिछले 25 वर्षों की संसदीय यात्रा और उनके अनुभवों पर चर्चा की जाएगी। सदन में विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों, नीतिगत पहल और राज्य की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सचिव ने कहा कि सभी विधायकों से अपेक्षा है कि वे सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और सदन में सकारात्मक योगदान दें। बागेश्वर धाम की सनातन एकता पदयात्रा में दिखी गंगा जमुना एकता मुस्लिम समाज ने किया भव्य स्वागत। सरपंच इरशाद खान ने उड़ाई भगवा शॉल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सनातन एकता पदयात्रा छठे दिन सराय खंडक गांव पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। खास बात ये रही कि इस स्वागत में मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। गांव के सरपंच इरशाद खान ने बाबा बागेश्वर को भगवा शॉल उड़ाकर और माला अर्पण कर सम्मानित किया। इस दौरान गाँव के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग एकजुट नजर आए। अपने संबोधन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, देश बचेगा तो संविधान बचेगा, ये देश सबका है। अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दें और समाज में शांति बनाए रखें। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में हुए बम धमाके की निंदा करते हुए युवाओं को भटकने से बचाने की अपील की। बाबा ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नमन किया और रहीम रसखान के द्रोहों का उल्लंघन करते हुए कहा कि विविधता में एकता की ताकत है। उन्होंने कहा कि सनातन एकता पदयात्रा का असली उद्देश्य देश, संविधान और सामाजिक सौहार्द की रक्षा का संदेश देना है। गांव के लोगों ने इस मौके पर अमन और भाईचारे की मिसाल पेश की। अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 12 गोविंदा कॉलोनी में से एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने सुबह स्कूल जाने से पहले घर के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जब दरवाजा खोला तो छात्रा को फंदे से लटका देखा और चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही कोतमा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। छतरपुर जिले के खजुराहो थाना क्षेत्र के बेनीगंज गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां नारायण पटेल नामक व्यक्ति पर एक दुकान में घुसकर महिला के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। यह पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि नारायण पटेल का नाम पहले से ही गुंडा सूची में दर्ज है। घटना की जानकारी मिलते ही खजुराहो पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की है। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है और इसी बीच नर्मदापुरम जिले से गुजर रही मुंबई वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस से हड़कंप मचाने वाली घटना सामने आई है। ट्रेन के जनरल कोच के बाथरूम में किसी अज्ञात व्यक्ति ने पाक जिंदाबाद, बम धमाका और ISSI जैसे शब्द लिख दिए, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही ट्रेन को पहले जलगांव और फिर इटारसी जंक्शन पर रोककर RPF, GRP, सिटी पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची। सभी कोचों की जांच के दौरान AC कोच B1 में एक लाल रंग का लावारिस सूटकेस मिला, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। हालांकि जांच में सूटकेस से सिर्फ कपड़े और भगवत गीता बरामद हुआ। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि इस बैग में एक यात्री का सामान छूटा हुआ था। यात्री को सूचना दी गई और वह अपना बैग लेकर इटारसी पहुंचे। ERP चौकी प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि बाथरूम में लिखे गए शब्द अफवाह फैलाने और डर पैदा करने के उद्देश्य से लिखे गए हैं। किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दामोह जिले में प्रशासनिक आदेशों के विरोध में गुरुवार को कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी सागर पहुंचे और IG ऑफिस के बाहर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्वयं को जूते मारकर प्रशासन के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध जताया। उन्होंने कहा कि दामोह प्रशासन हमारे मुंह पर जूते मारने का काम कर रहा है, इसीलिए हम भी खुद को जूते मारकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। संगठनों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि दामोह कलेक्टर द्वारा हाल ही में जारी आदेश में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, रैली या आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो प्रशासन उसके खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज कराता है। उन्होंने आगे कहा कि दामोह में न केवल सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता को परेशान किया जाता है, बल्कि पत्रकारों पर भी
फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है कि जिले के कलेक्टर और एसपी स्थानीय मंत्री और विधायकों के इशारों पर काम कर रहे हैं, जिससे आम जनता की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने मांग की लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जाए और प्रशासन की मनमानी पर रोक लगाई जाए। देखिए, हम यहाँ भी आए हैं और हम जितने भी आंदोलन ये भाई हैं, मैं दमोह भी गया था, चाहे हटा की बात हो जहाँ पे देवकी नंदन के ऊपर 151 में कार्रवाई हुई और उसको जेल भेजा गया, तब जाके वहाँ आंदोलन किया, तब उसको जमानत मिली। मैं उस आंदोलन में भी गया था। दूसरी बात, जो वहाँ पे सतरिया में जो कांड हुआ, एक चरणामृत पिलाया गया, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई गई, उसको बचाने के लिए जो युवाओं ने आंदोलन किया था, ये कर रहे थे। रात को ही हमारा द्रकपाल लोधी जो वहाँ जिला पंचायत का सदस्य है और अन्य हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति पोस्ट के जो वहाँ का जिलाध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, उनको उठा लिया गया, डिटेन कर लिया गया। मैं सारे आंदोलन में साथ था। ये बात बिल्कुल सच है कि दमोह ही नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अघोषित आपातकाल भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगा है। ये मेरा सीधा आरोप है, क्योंकि इसलिए लगा है कि अगर पत्रकार, आप पत्रकार बंधु, मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप ये मत देखिए कि वो पत्रकार किस जाति का है, शिक्षिका किस जाति की है। पत्रकार या संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्तियों की कोई जाति नहीं होती। जिस प्रकार से दमोह प्रशासन उन लोगों के मुंह पर, मतलब हमारी टीम जो लगातार किसानों की, ओबीसी, एससी, एसटी की और हर वर्ग की आवाज़ बन रहा है, जिस प्रकार से प्रशासन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मुंह पर चप्पलें मारने का काम कर रहा है, हम लोग को झूठे केसों में फंसाने का काम कर रहा है, उसी को लेकर आज हम लोग आईजी साहब के यहाँ आए थे, आईजी मैम के यहाँ आए थे कि जब दमोह में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तब जब हमारे दमोह से सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, क्योंकि कलेक्टर साहब, दमोह के एसपी साहब, दमोह के मंत्रियों, दमोह के विधायकों के सारे पर काम कर रहे हैं। दमोह में तानाशाही फरमान जारी करते हैं कि दमोह में कोई आंदोलन नहीं होगा, दमोह में कोई धरने नहीं होंगे, दमोह में कोई रैलियां नहीं होंगी, दमोह में साहब कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, दमोह में किसी भी आंदोलन में किसी जनधन की हानि नहीं हुई, लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब इस तरह के तानाशाही पूर्ण फरमान सुनाते हैं। कलेक्टर, एसपी किसके इशारे पर ये सारा? भाजपा मंत्री विधायकों के, भाजपा मंत्री विधायकों के। जब हाईकोर्ट की फटकार लगी माननीय एसपी साहब को, हाईकोर्ट की फटकार के बाद मुझ पर झूठी एफआईआर की गई, पत्रकार जो हमारे साथ में पुष्पेंद्र लोधी, उन पर झूठी एफआईआर की गई। वहीं उज्जैन की बेटी आराध्या पुरवाल ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने चेन्नई में आयोजित जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आराध्या दिल्ली में पदस्थ पुलिस के उपायुक्त विक्रम पुरवाल की बेटी। आराध्या ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी को सीधे सेटों में हराकर खिताब जीता। उनकी इस उपलब्धि पर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उज्जैन और पूरे मध्य प्रदेश में आराध्या की इस सफलता पर गर्व का माहौल है। वह जुलाई 2025 से अंडर 17 गर्ल्स कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर 1 पर बनी हुई है। आराध्या ने अपने स्क्वैश करियर में कई उपलब्धियां हासिल की है। जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक और वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में शीर्ष 32 स्थान पर शामिल है। आराध्या का कहना है कि वह भविष्य में भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर स्वर्ण पदक जीतना चाहती हैं। उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण ने उन्हें आज देश की उभरती हुई स्क्वैश स्टार बना दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन पुलिस ने हाईवे पर वाहन चालकों को निशाना बनाने वाले लुटेरे के गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने उज्जैन और शाहजहांपुर में लूट की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। एसपी प्रदीश शर्मा ने बताया कि उज्जैन के कालियादेह निवासी मंसूर अली पटेल के साथ पनवासा ब्रिज पर लूट की वारदात हुई थी, जहां साधु के भेष में बदमाशों ने उनकी कार रोककर 2 सोने की अंगूठियां और 5000 रुपए लूट लिए थे। घटना के बाद जिले भर में नाकाबंदी की गई और नरवर पुलिस ने एक कार में सवार संदिग्धों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने कई लूट की वारदातें कबूल की। पकड़े गए आरोपी दिल्ली, हरियाणा और मेरठ के रहने वाले हैं और पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया सोना और नकदी बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये बताएं सर, आज किस प्रकार का खुलासा होगा? ये शाहजहांपुर में करीब 10 बजे के आसपास एक गाड़ी जो जा रही थी उसके साथ लूट की घटना हुई थी। उसके पश्चात 10:58 पे गरोड रोड में हमारे यहाँ एक लूट की घटना रिपोर्ट की गई थी 112 के माध्यम से। उसमें एक वीडियो फुटेज हम लोगों को शाहजहांपुर से भी प्राप्त हुआ था, जिसके तत्काल बाद जो हमारी लगातार पिछले 24 घंटे से चेकिंग लगी है, उन सभी चेकिंग पॉइंट्स पे कंट्रोल रूम के माध्यम से अवगत कराया गया और आधे घंटे के अंदर ही एक अर्टिगा गाड़ी और उसके अंदर जो 7 आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया। ये सभी दिल्ली, हरियाणा और मेरठ के रहने वाले हैं।
इनके ऊपर अगस्त 2025 में दिल्ली में और अप्रैल 2025 में हरियाणा में इसी तरह के अपराध हैं। ये किसी तरह का वेशभूषा धारण करके सामान्य धार्मिक जगहों पे आने जाने वाले लोगों को रोकते हैं और क्योंकि लोग उस समय धार्मिक भावना के तहत दान देना चाहते हैं और उसी दौरान ये लोग उनके साथ लूटपाट करते हैं। हमारे यहाँ के एक फरियादी के साथ इन्होंने करीब 5,000 रुपये और एक सोने की अंगूठी लूटी है। इनसे वो बरामद कर ली गई है। शाजापुर पुलिस ने भी कंफर्म किया है कि ये वही आरोपी हैं और उसमें एक फरियादी ने हम लोग के अपने फ्रंट डैश कैमरा से इसको पूरा रिकॉर्ड किया, जिसके माध्यम से हम लोगों को पकड़ने में आसानी हुई है। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी है। मंदिर परिसर और महाकाल लोक क्षेत्र में सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रशासन प्रथम कोशिश और अन्य अधिकारी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों को नियमित ब्रीफिंग और मॉक ड्रिल के जरिए सतर्क रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। मंदिर परिसर में आधुनिक सुरक्षा उपकरण और संसाधन भी बढ़ाए जा रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुचारू दर्शन व्यवस्था मिल सके। देखिए, अभी जो दिल्ली में घटना हुई है उस घटना के उपरांत निश्चित रूप से मंदिर जो है एक संवेदनशील स्थान है और मंदिर की सुरक्षा करना जो है हमारा दायित्व है। सुरक्षा को देखते हुए जो मंदिर की सुरक्षा एजेंसी है उनके सभी गार्ड्स को, सभी सुपरवाइजर्स को, मंदिर के सभी सुरक्षा अधिकारियों को उनको निर्देश दिए गए हैं। ड्रिल की गई है किस प्रकार से मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को देखते हुए और व्यवस्था भी बनाए रखी जाए, दर्शनार्थियों को जो है सुविधापूर्वक दर्शन भी कराया जाए, लेकिन साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। देखिए, अभी जो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।